नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर इस प्रोग्राम के तहत 5 बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम चर्चा करते हैं। हर एक टॉपिक के बाद उससे संबंधित प्रश्न को भी हम देखते हुए चलते हैं। इस प्रोग्राम का फोकस कुछ बातों पर है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे मेन जो हमारी प्रायोरिटी है वो है 2023 के लिए आपका 1.5 साल का करंट अफेयर तैयार करा देना। आपको इतना समझा देना, इतना पढ़ा देना कि जब आप 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपकी जो एलिमिनेशन पावर है, आप जो एक इंटेलिजेंस गेस लगा सकते हैं, वो आपका बहुत बेहतर हो जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा नॉलेज आपको होगी उतना बेहतर आप पेपर में ऑप्शंस को पहचान पाएंगे। दूसरा फोकस ये है कि GS 1, 2, 3, 4 में से जहाँ पर भी कोई डाटा इंपॉर्टेंट है या कोई केस स्टडी इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देना, ताकि आपको एक हिंट मिल जाए कि इस तरह की चीज़ें हमें पढ़नी है और आप उनको नोट डाउन करके देखिए यूज़ भी कर सकते हैं। तीसरा फोकस है कि आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएं, जिससे एक तो क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, दूसरा इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कर आप उस पूरे टॉपिक को बहुत कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। जब इन क्वेश्चंस आंसर का कंपाइलेशन आप सॉल्व करेंगे मंथ के एंड में, या जब भी आप रिवाइज करेंगे तो आपका वो पूरा का पूरा करंट अफेयर का वीडियो ही रिवाइज हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए लाया जाता है। ये एक डेली करंट अफेयर वीडियो है, इसका मतलब है कि आपको डेली वॉच करना है। लगातार देखते रहिएगा, करंट अफेयर 1.5 साल का प्रिपेयर कीजिएगा, साथ में एक मंथली मैगजीन को फॉलो कीजिएगा, विच एवर यू लाइक। इसके माध्यम से आपका करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का वीडियो हमारा। देखिए, पहले ये एक इंडेक्स देख लेते हैं कि हम आखिर कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले लघु बचत योजनाएं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, इनका जो रेट है वो गवर्नमेंट की तरफ से अनचेंज रखा गया है। तो ये स्मॉल सेविंग स्कीम होती क्या है, कितने टाइप की होती है, कौन इनकी दरें निर्धारित करता है, ये सब हम समझेंगे। इसरो का PSLV C53 मिशन, जिसके तहत इसरो ने कुछ सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, इसके बारे में समझेंगे। द लैंसेट की एक सड़क सुरक्षा पर रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। भारत से संबंधित कुछ डाटा को देखेंगे। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, ये देखिए न्यूज़ में था, अभी इससे संबंधित एक दवाई की मार्केट में कमी हो गई है, तो इस वजह से भी इसको पढ़ना ज़रूरी है। फिर मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो है तो छोटी बट पढ़ने के लिए ज़रूरी है। अजीत डोभाल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उनके द्वारा अभी इस ग्रुप में कुछ बातचीत की गई है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक लघु बचत योजनाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए, जो गवर्नमेंट है उसने जो स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट था उसको अनचेंज रखा है। यहाँ पर एक पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वाला जो है उस पर लगभग 6.8 का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अगर आप बात करें जो हमारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उस पर 7.4 का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और सुकन्या समृद्धि योजना पर 7.6 का इंटरेस्ट रेट है। तो जो डिपॉजिट्स आप करते हैं, खासकर जो बैंक अकाउंट अगर आप अपना एक डाकघर में खोलते हैं, तो उस पर भी जो बैंकों में आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिलता है। तो आइए इन स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा अपनी अवधारणात्मक समझ को महत्वपूर्ण करके समझते हैं। जैसे सरकार ने देखिए जुलाई सितंबर का जो तिमाही है 2022-23 का, उसके लिए जो सार्वजनिक भविष्य निधि है, यानी कि आपका प्रोविडेंट फंड जो है, और जो आपका राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है, इन जैसी लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा है। देखिए, ब्याज दरें ना सिर्फ आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी जरूरी है, बल्कि इन पोर्शन भी अगर आप अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं तो जो लघु बचत स्कीम्स है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, जिस पर 7.6 का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, अगर आप अपनी बच्ची के लिए एक अकाउंट खुलवाते उसमें थोड़ा थोड़ा सेविंग भी करते रहते हैं, तो इतना शानदार ब्याज आपको कोई बैंक नहीं दे रहा है। तो आपकी बच्ची के लिए बहुत अच्छी सेविंग का ये ऑप्शन हो सकता है, इसीलिए भी हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। आइए देखते हैं जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं वो दरअसल हैं क्या। केंद्र सरकार द्वारा इनको प्रबंधित किया जाता है, यानी कि इनका मैनेजमेंट कौन देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बचत साधनों का एक समूह है, यानी कि सेविंग करने के कुछ टूल्स है, उनका जो ग्रुप है उसी को स्मॉल सेविंग स्कीम कह देते हैं, जिसका उद्देश्य ये है
किसी भी उम्र के नागरिक जो हैं वो बचत करने की आदत को प्रोत्साहित करें। ठीक है, उन नागरिकों में लघु बचत योजनाएं ना केवल बैंक जो सावधि जमा होता है उससे ज़्यादा रिटर्न देते हैं, बल्कि इनके साथ एक सॉवरेन गारंटी भी रहती है और इनको कर लाभ भी मिलता है। देखिए, सरकार क्योंकि इसको मैनेज कर रही है तो मतलब सरकार की गारंटी है आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, राइट। और इसमें आपको कर लाभ भी मिलता है, जैसे मैं आपको भी आगे पढ़ाऊंगी। देखिए, वित्त मंत्रालय 2016 से, ठीक है, कब से, 2016 से इन छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की तिमाही आधार पर समीक्षा करता है। तो ये जो बॉडी है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसको इन स्कीम्स के आप कह सकते हैं कंटेक्स्ट में याद रखिएगा। ठीक है, जो विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत सभी जमा राशियां होती हैं उनको एक राष्ट्रीय लघु बचत कोष में रखा जाता है। यानी कि गवर्नमेंट ने एक फंड बना रखा है, जितनी भी उनको स्मॉल सेविंग स्कीम्स के तहत पैसा मिलता है फाइनली वो उस फंड में जो है जमा करके रखते हैं और ये गवर्नमेंट के द्वारा ही मैनेज इसको किया जाता है, राइट। इसीलिए जब सरकार का राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा होता है और किन्हीं कारणों से वो बाजार से उधार नहीं लेना चाहते या बाजार से उधार लेने के बावजूद उनको और ज़रूरत होती है, तो इसी कोष का प्रयोग करते हुए वो अपने राजकोषीय घाटे को भी पूरा करते हैं। इसीलिए कई बार गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज भी होता है कि आपका फिस्कल डेफिसिट तो अच्छा खासा है लेकिन आपने मार्केट बोरोइंग कम की है अपनी सॉवरेन रेटिंग को अच्छा दिखाने के लिए। ये हमने पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से समझा है, राइट। आपको पता होना चाहिए कि मैं अब क्या बोल रही हूँ। तो देखिए, सरकार क्या करती है, स्मॉल सेविंग स्कीम का जो फंड है उससे पैसा लेकर अपने घाटे का एक तरीके से आप कह सकते हैं पुनर्वित्त करती है और इस चीज़ को लेकर कई बार सरकार की आलोचना भी होती है। तो आपको बस इतना पता हो कि जो पहली लाइन लिखी है ये आपको कम से कम याद हो। तो देखिए, ये जो योजनाएं हैं इनको बेसिकली 3 ग्रुप के तहत रखा जा सकता है। पहली होती है आपकी डाकघर जमा, या तो आप पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं। कुछ बचत प्रमाण पत्र इस तरह की स्कीम सरकार की तरफ से चलाई गई है। और एक आपकी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं होती हैं। 3 ग्रुप्स हैं। इसमें से जो डाकघर वाला है इसमें आप अपने देखिए जमा करके पैसे एक अकाउंट खुलवा सकते हैं और डाक बचत अकाउंट के जरिए या खाते के जरिए आप पैसे को सेव करके रख सकते हैं। जो बचत प्रमाण पत्र हैं इसके तहत 2 आते हैं, एक राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र और दूसरा आपका किसान विकास पत्र। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ये जो आपका राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है और किसान विकास पत्र है, ये दोनों ही आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर बचत के लिए भी योग्य हैं। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र हैं वो आपके आयकर जो आपका टैक्स लगता है उससे भी बचे हुए रहते हैं। जो तीसरा टाइप है वो है सामाजिक सुरक्षा योजना। उसके अंदर जैसे लोक भविष्य निधि, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि खाता और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, ये सब जो है आपकी आती हैं। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा 3 टाइप है। 3 टाइप में से पहला डाक वाला है, दूसरा बचत प्रमाण पत्र वाला है। बचत प्रमाण पत्र वाले में के भी 2 टाइप है और फिर आपका तीसरे टाइप के अंदर फर्दर 3-4 टाइप है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, दरों का निर्धारण कैसे होता है। भाई, इसमें आप जो सेविंग कर रहे हो अपने पैसे की, तो पैसे पर एक इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए। वो रेट कौन बताता है? तो देखिए, ब्याज दरों को समान परिपक्वता के बेंचमार्क के जो सरकारी बॉन्ड होते हैं, यानी कि भैया जितनी देर के लिए आपने अपना पैसा जमा किया है उसका मैच्योरिटी पीरियड जितना भी है उतनी ही मैच्योरिटी पीरियड वाले जो गवर्नमेंट के बॉन्ड होते हैं, कुछ बेंचमार्क गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, उनके अनुरूप तिमाही आधार पर घोषित किया जाता है। सरकारी बॉन्ड पर जिस तरह का इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा उसी तरह का इन योजनाओं के लिए भी घोषित किया जाता है। ये तिमाही पर होता है। ठीक है, और वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर इन दरों की जो है समीक्षा की जाती है। ठीक है, देखिए, लघु बचत योजनाओं पर एक कमेटी का गठन हुआ था 2010 में, जो आपके लिए जानना जरूरी है, श्यामला गोपीनाथ पैनल। ठीक है, इन्होंने छोटी बचत योजनाओं के लिए बाजार से जुड़ी ब्याज दर प्रणाली का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था गवर्नमेंट के बॉन्ड से इसकी लिंकेज खत्म कर दीजिए और मार्केट में जो रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से जो है चीज़ों को कीजिए। हालांकि इन सिफारिशों पर अभी काम नहीं हुआ है, बस आपको इस कमेटी का नाम याद रहना चाहिए। ठीक है, आइए अब इससे संबंधित एक प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट देखते हैं, एक एक कर पढ़िएगा, देखूंगी कि आपको कितना याद है।
इसके तहत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को आयकर से मुक्त रखा गया है, जबकि सार्वजनिक भविष्य निधि आयकर के दायरे में आती है। दरअसल जितनी भी लघु बचत योजनाएं हैं जनरली ये 80C के दायरे से बाहर होती हैं। तो देखिए इसका मतलब ये भी तो 80C के दायरे से बाहर ही होगी, तो दोनों ही जो है इससे बाहर है। जबकि यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक पे लगता है दूसरे पे नहीं लगता, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा। फिर ये कह रहा है ये बैंक सावधि जमा से अधिक रिटर्न प्रदान करती है। बिल्कुल ठीक बात है, बैंकों का जो सावधि जमा है उससे बेटर आपको इस पर इंटरेस्ट मिलता है। 2016 से इन योजनाओं पर ब्याज दरों की समीक्षा वित्त मंत्रालय के द्वारा की जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल ठीक है ना। फिर इसके तहत प्राप्त जमा राशियों का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये भी मैंने आपको समझा दिया, तो ये भी क्या है, ठीक हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इन स्टेटमेंट में से कौन से सही हैं। हमारा देखिए पहला गलत है, तो अगर पहला गलत हो जाएगा तो ये वाला ऑप्शन आपका निकल गया, ठीक है। इसके बाद आपका 2, 3, 4 सही है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। तो इस तरीके से चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो फिर प्रश्न हल करना आसान हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। देखिए इसरो का जो PSLV C53 मिशन है, दरअसल मॉडिफाइड PSLV प्लेसेस 3 फॉरेन सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट, यानी कि 3 विदेशी उपग्रहों को हमने देखिए ऑर्बिट में इस मिशन के जरिए जो है स्थापित किया है, ठीक है। पहले आज हम जो है इस मिशन के बारे में और PSLV की स्पेसिफिकेशन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके द्वारा पोएम जो परीक्षण इसरो करना चाह रहा है उसका जो मंडे को वीडियो आएगा उसमें जो है हम डिस्कशन करेंगे, ठीक बात है। तो देखिए इसरो ने PSLV C53 DSEO मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। 3 कमर्शियल सैटेलाइट इसके द्वारा ले जाए जा रहे हैं। भारत का पोएम भी इस रॉकेट के साथ भेजा जा रहा है। इस रॉकेट के साथ बेंगलुरु स्थित एक मेसर्स दिगंतरा और एक मेसर्स ध्रुव एरोस्पेस, जो कि दोनों स्टार्टअप कंपनियां हैं, इनके सैटेलाइट्स भी हैं। यानी कि इसरो के द्वारा स्टार्टअप जैसी कंपनियों को भी प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। और कमर्शियली का मतलब क्या हुआ कि इसरो ने जो फॉरेन सैटेलाइट्स को अपने इस मिशन के द्वारा स्थापित किया, तो कहीं ना कहीं उनसे पैसे लिए। आप एक सर्विस उनको दे रहे हो तो बदले में पैसे ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो इसरो है वो इन मिशंस के जरिए अपनी कमाई भी कर रहा है, ठीक बात है। फिर देखिए जो पोलर सैटेलाइट व्हीकल है PSLV है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसको इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। इसरो खुद PSLV को अपने वर्क हॉर्स के रूप में नामित करता है। तो देखिए इसरो का ये जो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को हिंदी में क्या बोलेंगे, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसकी लागत लगभग 200 करोड़ है। ये तीसरी पीढ़ी का आपका जो है एक रॉकेट है, ठीक बात है। जो आपके लॉन्च व्हीकल होते हैं, जो आपकी सैटेलाइट को पृथ्वी से ले जाकर ऊपर अंतरिक्ष की कक्षाओं में स्थापित करते हैं, वो एक रॉकेट के जरिए होता है। क्योंकि रॉकेट ही एक इतनी स्पीड और थ्रस्ट दे सकता है कि वो जो भारत का एक जो धरती का एक गुरुत्वाकर्षण है उसको पार पा जाए। और एक बार जब आप गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाते हैं फिर तो फ्री फ्लो हो जाता है। तो एक डायरेक्शन के साथ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में चीज़ों को स्थापित किया जाए, अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी का ये पार्ट बनता है, राइट। इसके अलावा देखिए लिक्विड स्टेज से लेस होने वाला ये भारत का पहला लॉन्च व्हीकल है। 2 तरह का ईंधन आप एक रॉकेट को दे सकते हैं, एक ठोस ईंधन, एक लिक्विड ईंधन। लिक्विड ईंधन ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा अच्छा माना जाता है और भारत के पास पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। US ने हमें देने से मना कर दिया था, रशिया ने तब हमारी हेल्प की थी एक क्रूज टाइप का आप कह सकते हैं चीज़ों को करने में, क्रायोजेनिक टाइप का ईंधन बनाने में। यहाँ पे लिक्विड की बात हो रही है और लिक्विड भी ये भारत का ऐसा पहला लॉन्च व्हीकल है जिसमें हमने यूज़ किया है। अब देखिए PSLV के मोटे तौर पर 3 टाइप्स होते हैं, टाइप तो और भी होते हैं। मोटे तौर पर इसरो की वेबसाइट पर 3 टाइप दिए गए हैं। एक तो सिंपल PSLV 6 ठोस स्ट्रैप ऑन बूस्टर के साथ होता है। एक PSLV CA होता है। एक्चुअली बस इसको ही याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें बिना ठोस स्ट्रैप ऑन मोटर्स होते हैं। यानी कि जो कोर वाला है PSLV कोर वाला, इसमें ये ठोस स्ट्रैप ऑन मोटर्स नहीं होते, बाकी में होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक फिर PSLV XL है, ये शीर्ष मॉडल है, एडवांस लेवल पर है। इसमें भी 6 एक्सटेंडेड ठोस स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ज़्यादा अच्छे वाला है।
अब देखिए पीएसएलवी का 1994 में पहला सफल प्रक्षेपण हुआ था। तब से लेके जून 2017 तक लगातार 39 सफल मिशन जो है ये दे चुका है और एक वर्क हॉर्स लॉन्च के वाहन के रूप में ये उभरा है। अभी मैंने आपको बताया ना इसकी कौन सा 53वां मिशन था, 2017 था, 39 सफल मिशन ये लॉन्च कर चुका था, ऐसा इसरो की वेबसाइट पर दिया हुआ था। ठीक है, 1994 से लेकर 2007 की अवधि के दौरान विदेश से भी जो कस्टमर्स होते हैं उनके भी जो है 38 भारतीय उपग्रह, 209 उपग्रह इसने जो है लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से विदेशों से भी पैसा कमाने का एक जरिया जो है बन रहा है। अच्छा, दो महत्वपूर्ण अंतरिक्ष यान 2008 में चंद्रयान पहला और 2013 में मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट यानी कि मंगलयान, ये भी इसी के द्वारा जो है बेसिकली लॉन्च किया गया था। पीएसएलवी लगातार विभिन्न उपग्रहों को निम्न पृथ्वी की कक्षा यानी कि जो आपका लो अर्थ ऑर्बिट होता है उस तक पहुंचाने का काम करता है। हालांकि 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो सूर्य तुल्य कालिक ध्रुवीय कक्षा है उसमें भी ये 1750 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। बेसिकली ये जो काम करता है ये पृथ्वी की निम्न वाली कक्षा के लिए करता है, लेकिन जो 600 किलोमीटर पर सूर्य तुल्य कालिक ध्रुवीय कक्षा है वहां तक भी ये जा सकता है, लेकिन पेलोड लेकर जाएगा केवल 1750 किलोग्राम। एक दूसरा आपका जो जीएसएलवी होता है वो बेसिकली और ऊंचाई पर और ज्यादा पेलोड को ले जा सकता है। ठीक है, तो वो हम एक क्वेश्चन की फॉर्म के रूप में देखेंगे। पीएसएलवी का उपयोग अलग अलग सैटेलाइट्स को, अलग अलग उपग्रहों को भूतुल्य कालिक और भूस्थिर दोनों कक्षाओं में प्रक्षेपित करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे IRNSS तारामंडल के उपग्रह हमने लॉन्च किए थे। अब इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ से जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, क्योंकि वो कई बार पूछ लेते हैं कि पीएसएलवी की चारों स्टेज ठोस होती हैं, चारों स्टेज लिक्विड होती हैं, 2 ठोस 2 लिक्विड होती हैं, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये तो याद कर ही लीजिए कि तरल ईंधन यूज करने वाला ये भारत का अपने आप में पहला है। तो सबसे पहले तो देखिए स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगे होते हैं। पीएसएलवी G और पीएसएलवी XL वेरिएंट में पहले चरण द्वारा प्रदान किए गए थ्रस्ट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए 6 सॉलिड रॉकेट स्ट्रैप ऑन मोटर्स जो है इसका उपयोग किया गया। थ्रस्ट मतलब एक धक्का देना, पृथ्वी से धक्का देकर ऊपर चले जाना और जो पृथ्वी का एक पूरा ग्रेविटेशनल एरिया है उससे बाहर निकल जाना। ठीक है, इसके बाद पहला चरण आता है जिसको PS1 बोलते हैं। इसमें सॉलिड रॉकेट मोटर का उपयोग होता है। ठीक है, फिर दूसरा चरण आता है जिसको PS2 बोलते हैं। इसमें तरल रॉकेट ईंधन का इंजन का उपयोग होता है। और तीसरा चरण PS3 आता है, ये भी एक ठोस रॉकेट मोटर है। और फिर चौथा चरण PS4 जो आता है इसमें भी देखिए लिक्विड है। ठीक है, जिसमें 2 अर्थ स्टोरेजेबल लिक्विड इंजन है। इसका मतलब क्या हो गया, जो पहला और तीसरा है ओड नंबर वाला वो ठोस है और जो दूसरा और चौथा है इवन नंबर वाला वो लिक्विड है। ठीक है, अब ध्यान रहेगा। आइए अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। मैंने आपको अभी बताया ना ये वाला जो पीएसएलवी था ये लो अर्थ ऑर्बिट तक जा सकता था। ऊपर वाला देखिए क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि आपका GSLV। ठीक है, ये 10,000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा तक ले जाने में सक्षम है। ठीक है, 10,000 किलोग्राम, इतना ज्यादा भारी वेट देखिए ये जियो सिंक्रोनस तक आप कह सकते हैं ले जा सकता है, पृथ्वी की निचली कक्षा तक ले जा सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है आपका, ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तरल चरण से लैस पहला प्रक्षेपण यान है। तो ये तो बिल्कुल आसान सी स्टेटमेंट हमने अभी पढ़ी, तो ये भी हमारा क्या है, ठीक है। इसमें पूछा कौन सा सही है, तो देखिए पहला और दूसरा ठीक है, इसलिए सी हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरा टॉपिक क्या है, द लॉन्सेंट की एक रिपोर्ट है सड़क सुरक्षा पर नई विश्लेषणात्मक श्रृंखला और रोड सेफ्टी क्वार्टेट एंड द रोड अहेड। ये एक एडिटोरियल आया था, इसी के बेस पर मैंने इसका कंटेंट बनाया है। आइए समझते हैं। सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए कई वर्षों तक पॉलिसी बनाने के बावजूद भारत का इस क्षेत्र में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में स्थान बना हुआ है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए। 2017 में यातायात दुर्घटनाओं में 1,47,913 लोगों की जान चली गई। ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने रोड सेफ्टी से रिलेटेड 2 आर्टिकल
कल डिस्कस किए थे। नए वैश्विक और जो देश स्तरीय अनुमान ये द लॉन्सेट ने लगाए हैं, ये बताते हैं कि नियमित रूप से अगर सिर्फ हेलमेट पहन लिया जाए, सीट बेल्ट पहनी जाए, गति सीमा का पालन किया जाए और नशे में गाड़ी चलाने से बचा जाए, अगर सिर्फ इतना भी कर लिया जाए तो दुनिया भर में 3,47,000 से आप मानकर चलिए 5,40,000 लोगों की जान बच सकती है। इतनी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखने से इतने लोग बच सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने क्यों नहीं जरूरी है ना। उसके अलावा देखिए 185 देशों में 74 उन्होंने अध्ययन किए और फिर जो आंकड़े आए उनसे उन्होंने अनुमान लगाया कि जो सड़क पर चोट लगती है, जो मौत होती है, उनके लिए 4 प्रमुख जोखिम कारकों को अगर लक्षित कर लिया जाए, कौन कौन से, अगेन वही है, तेज गति, शराब पीना, क्रैश हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग ना करना, तो हर साल दुनिया भर में सभी घातक चोटों में 25% से 40% को रोका जा सकता है। तो अगर आप भी कभी ड्राइव कर रहे हैं तो इन 4 पॉइंट्स का हमेशा ध्यान रखें, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी ध्यान रखने के लिए बोले, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी इस महीने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसमें ये उल्लेख किया गया था, भारत में दुनिया के केवल 1% वाहन हैं, लेकिन फिर भी सड़क दुर्घटनाओं का हिस्सा भारत में 10% है। अभी तो 1% ऑफ व्हीकल होने के बावजूद ही हम इतना खराब एक तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हमारे यहाँ और व्हीकल्स बढ़ेंगे, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सड़क पर चलना ही जान का जोखिम बन जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है और ये सब देखिए सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं करेगी, इस सब में हमें भी अपना सहयोग देने की ज़रूरत है। तो अब क्योंकि हमने एक रिपोर्ट पढ़ी तो अब हमें स्टैटिक भी पढ़ना चाहिए, जैसे भारत में सड़क सुरक्षा को लेकर क्या कुछ है। तो अभी एक मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 आया था, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो हमें पता हो। सबसे पहला तो ये, सड़क दुर्घटना में जो पीड़ित होंगे उनको मुआवजा जो है केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। देखिए केंद्र सरकार गोल्डन आवर के दौरान जो सड़क दुर्घटना पीड़ित होते हैं उनको कैशलेस इलाज के लिए एक योजना लेकर आ रही है। गोल्डन आवर का मतलब होता है जब दुर्घटना हुई है उससे 1 घंटे बाद तक का समय, अगर इस 1 घंटे में मरीज को सही इलाज मिल जाए तो उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। एक बार गोल्डन आवर लैप्स हो गया तो एक मरीज के या फिर आप कह सकते हैं एक पीड़ित के बचने की संभावना बहुत ज़्यादा कम होती जाती है। तो हमेशा कोशिश यही होनी चाहिए कि जब भी किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसको नियर बाय हॉस्पिटल में जल्द से जल्द पहुंचा दिया जाए, ठीक है। फिर देखिए अनिवार्य बीमा को लेकर प्रावधान है, सारे सड़क उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने एक फंड एस्टैब्लिश किया है जिसका नाम है मोटर वाहन दुर्घटना कोष, ठीक है। इसके अलावा अच्छे समरिटन, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ काम किया। देखिए ये गुड समरिटन क्या होते हैं, ये बहुत बार न्यूज़ में भी था, जब आपका कोई स्वार्थ ना हो, जब आप उस व्यक्ति को जानते भी ना हो, आपका कोई लाभ भी ना हो, फिर भी अगर आपने कोई पीड़ित व्यक्ति दुर्घटना के टाइम पर देखा है, आप उसकी मदद करते हैं, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो आप एक अच्छे समरिटन कहलाते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये होने लग गई थी, जो मरीज को जो पीड़ित को बचाता था, पुलिस उसी को सवाल जवाब करती थी, उसी को बार बार थाने चक्कर लगाने पड़ते थे। तो गवर्नमेंट, इस वजह से लोग क्या है बचने लग गए थे किसी की हेल्प करने से। तो गवर्नमेंट ने कहा उन लोगों को अब कोई परेशान नहीं करेगा। तो देखिए एक अच्छा समरिटन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दुर्घटना के समय पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा या गैर चिकित्सा सहायता देता है। ऐसा व्यक्ति किसी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट या मृत्यु के लिए दीवानी या आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, भले ही पीड़ित को सहायता प्रदान करने के टाइम पर उसकी लापरवाही के कारण हुआ हो। अगर आप एक पीड़ित की हेल्प कर रहे हैं और गलती से अगर कुछ गड़बड़ हो भी गई है, आपको जिम्मेदार नहीं माना जाएगा क्योंकि आपके इंटेंशंस प्योर थे, ठीक बात है। इसके अलावा देखिए वाहनों को रिकॉल करने का एक बेहद महत्वपूर्ण प्रावधान है कि केंद्र सरकार मोटर वाहनों को वापस बुलाने का आदेश दे सकती है यदि वाहन में कोई खराबी है, पर्यावरण के प्रति कुछ गड़बड़ है, ड्राइवर या अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को नुकसान उसकी वजह से होता है, तो भैया अपनी गाड़ी वापस बुला लो, या तो उनको रिफंड करो या तो फिर बेटर उनको चीज़ें दो। फिर देखिए एक राष्ट्रीय परिवहन नीति भी सरकार लेकर आने की बात कर रही है जो राज्य सरकारों के परामर्श से लेकर आएगी। इम्पॉर्टेंट ये है एक सड़क सुरक्षा बोर्ड भी देखिए सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के सभी पहलुओं पर केंद्र और राज्य सरकार को एडवाइस देने के लिए लाया जाएगा, इसको ध्यान रखना है। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है, इसमें गोल्डन आवर,
ठीक है, जिसे दुर्घटना के तत्काल बाद 30 मिनट के रूप में संदर्भित किया जाता है। पीड़ितों के कैशलेस उपचार का प्रावधान किया गया है। ये तो बात ठीक है कि गोल्डन आवर में कैशलेस ट्रीटमेंट की बात कही गई है, लेकिन गोल्डन आवर दुर्घटना की तत्काल 30 मिनट नहीं होता, 1 आवर होता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा। आधी जानकारी सही है, आधी गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा भारत में सड़क उपयोगकर्ताओं को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष का गठन किया जाएगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऐसा सरकार कर रही है। फिर है, सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के सभी पहलुओं पर गवर्नमेंट को सलाह देने के लिए सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन का प्रावधान भी किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, पहला स्टेटमेंट गलत है बट दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ पर बी हो जाएगा। राइट, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। ये न्यूज़ में है क्योंकि कंसर्न ओवर शॉर्टेज ऑफ लेप्रोसी ड्रग इन प्राइवेट सेक्टर में लेप्रोसी के लिए जो एक दवा है बहुत महत्वपूर्ण, उसकी कमी हो गई है। देखिए क्लोफाइजोमाइन, ये इसका नाम है दवाई का, कुष्ठ रोग के इलाज के लिए एक प्रमुख दवा है, जिससे भारतीय बाजार में कई महीनों से कमी का सामना करना पड़ रहा था और पिछले 3 महीनों में तो स्थिति संकट में बदल गई है क्योंकि ये ड्रग बेकायदा खत्म हो गई है। ये जो क्लोफाइजोमाइन है, ये ना केवल कुष्ठ रोग के लिए, लेप्रोसी के लिए, बल्कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ भी, जो आपका MDTR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है, उसके खिलाफ भी कारगर है और इसीलिए WHO के द्वारा दवा प्रतिरोध के इलाज के लिए इसकी सिफारिश भी की गई है। वर्तमान में जो अनुशंसित MDT दवाइयाँ हैं, जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, ठीक है, आपका ट्रीटमेंट है, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट है, सॉरी रेसिस्टेंस नहीं आएगा, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट जो दवाइयाँ हैं कुष्ठ रोग के लिए, उसमें कौन कौन है, तो डैप्सोन है, रेमफेम्सिन है और आपकी क्लोफाइजोमिन है। ठीक है, इन तीनों के नाम इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा क्योंकि UPSC ने एक बार टीबी के इलाज के लिए जो दवाइयाँ यूज होती है उनका नाम एक स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया था। ठीक है, देखिए भारत में हर साल कुष्ठ रोग के अभी भी 1,25,000 से अधिक नए रोगी रिपोर्ट होते हैं और WHO के अनुसार भारत के कई राज्यों और यूटीज में कुष्ठ रोग स्थानिक है, वहाँ का एंडेमिक ये बन गया है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को भी ध्यान में रखिएगा। कुष्ठ रोग एक बहुत पुराना और प्रगतिशील जीवाणु संक्रमण है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु से होता है, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है। और जब आप संक्रमित हुए होते उसके बहुत बाद, यानी कि 4-5 साल बाद और कभी कभी तो 20 साल बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो कई बार ये ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर कहाँ से आपको इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसे हैंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। ये इतिहास के सबसे पुराने रोगों में से एक है और लिखित विवरण इसका 600 ईसा पूर्व के दस्तावेजों से भी मिलता है। संक्रमण का क्षेत्र कौन कौन सा है, तो त्वचा, जो परिधीय तंत्रिकाएं होती है, ऊपरी श्वसन पथ और नाक। ठीक है, इसका संचरण कैसे होता है, तो जो प्रभावित व्यक्तियों की सांस में मौजूद ड्रॉपलेट्स या बूंदों से इसका जो है इन्फेक्शन होता है। WHO ने अप्रैल 2021 में एक रोड मैप जारी किया था टूवर्ड्स जीरो लेप्रोसी, ठीक है, ग्लोबल लेप्रोसी हैंसन रोग रणनीति 2021 से 2030। अब क्योंकि 2021 से 2030 की टाइमलाइन है, मतलब ये करंट अफेयर का हिस्सा बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। टूवर्ड्स जीरो लेप्रोसी ये आपका WHO का एक इनिशिएटिव है। राइट, चलिए इसके बाद भारत ने क्या कुछ कदम उठाए हैं इसको लेकर, तो 1955 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था और 1970 के दशक में मल्टी ड्रग थेरेपी, यानी कि जो आपका MDT था, जो मैंने आपको पढ़ाया था, जिसकी 3 दवाइयाँ थी, है ना, उसकी एक निश्चित इलाज के रूप में पहचान की गई थी। 1993-1994 में वर्ल्ड बैंक के समर्थन से राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन परियोजना का पहला चरण भी शुरू किया गया था। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 आई, जिसमें कुष्ठ रोग के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था कि भैया 2005 तक कुष्ठ रोग के मामलों की संख्या को हम करके प्रति 10,000 पर से 1 से कम 10,000 लोगों पर एक कुष्ठ रोग का भी केस ना आए, ये हमने टारगेट जो है रखा था।
ठीक बात है। इसके अलावा 2017 में जागरूकता को बढ़ावा देने, लोगों को ये बताने के लिए कि कुष्ठ रोग कोई कलंक नहीं है, कोई श्राप नहीं है, ये भी एक बीमारी है, एक स्पर्श नाम का कुष्ठ जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया था। और 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने बाकायदा एक फैसला देकर जो राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको कहा था कि आप जो है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता और इसके बारे में लोगों को बताएं। ठीक है, तो ये कुछ जो है भारत में चला था। अब देखिए, इसके लिए आपको कुछ कथनों पर विचार करना है। पहला तो ये है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तावित क्लोफेज़ोमाइन दवा कुष्ठ रोग के साथ साथ आपका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध भी कारगर है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा और ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, फिर ये कह रहा है नोवार्टिस के साथ हुए एक समझौते के तहत विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2025 तक जो मल्टी ड्रग थेरेपी है वो निःशुल्क प्रदान की जाएगी। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। देखिए, पहले निप्पन फाउंडेशन के साथ WHO का इस तरह का एक एग्रीमेंट था कि वो निःशुल्क इस थेरेपी को दे रहे थे। अब उन्होंने नोवार्टिस के साथ 2025 तक के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया। अब क्योंकि ये 25 तक है तो ये भी करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों सही है। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो हमारे तो दोनों ठीक है, तो डी हमारा क्या है, ना तो एक ना तो दो आंसर हो जाएगा। राइट, अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, डेट इज आवर फिफ्थ टॉपिक, मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप MAMSG। तो अभी देखिए, इट्स वाइटल टू प्रोटेक्ट इंडियन ओशन रीजन, NSA अजीत डोवाल कॉल्स फॉर द कोऑर्डिनेशन। ये एक न्यूज़ आई थी। क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अनुसार जो हिंद महासागर का क्षेत्र है IOR, उसमें बदलता हुआ भू राजनीतिक परिदृश्य की वजह से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता, प्रतिस्पर्धता और हितों का टकराव जो है पैदा हो रहा है, और भारत को इस क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा करना महत्वपूर्ण हो गया है। तो देखिए, ये जो मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप है, हमें एक्चुअली इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो मुंबई में 26/11 के हमलों के 14 साल बाद देश में समुद्री तट सुरक्षा और समुद्र की सुरक्षा के लिए ग्रुप बनाया गया था। इसकी पहली बैठक का आयोजन बेसिकली दिल्ली में हुआ है। 2021 में बनाया गया था और अब 2022 में इसकी पहली बैठक हुई है। ठीक है, मीटिंग में समुद्र से जुड़े केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, सारे सिक्योरिटी फोर्सेस, एजेंसियां और 13 तटीय राज्यों के अधिकारी भी शामिल हुए थे। अब इस MAMSG के बारे में देख लेते हैं। गठन हुआ नवंबर 2021 में। उद्देश्य था देश के अलग अलग जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो अलग अलग मंत्रालय हैं, उन सब के बीच में बेटर कोऑर्डिनेट किया जा सके। सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में काम ना करें, सब लोग एक साथ मिलकर बैठकर फैसले ले, कोऑर्डिनेशन बेटर हो। फरवरी 2022 में जो पूर्व सह नौसेना अध्यक्ष थे वाइस एडमिरल G अशोक कुमार, उनको इसका कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो MAMSG है, ये दरअसल सीधे ही NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंतर्गत जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है उसके अधीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आराम से बन के आ सकता है कि ये PMO के अधीन है, या फिर आपको कह सकते हैं कि ये आपका नेवल जो एक तरीके से नेवल फोर्सेस है उसके अधीन है ना, बहुत कुछ है। तो लेकिन NSA के अधीन जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है ये उसके अधीन है। 2001 में जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी नेशनल सिक्योरिटी को रिफॉर्म करने की बात की गई थी, और जो हमने MAMSG का गठन किया ये उसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। अगर भारत की बात करें तो भारत के पास 12 बड़े बंदरगाह हैं, 200 छोटे बंदरगाह हैं, और मछुआरे और मछली पालन हमारे देश की अर्थव्यवस्था का, लोगों की आजीविका का एक बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है। इसीलिए अपने समुद्र क्षेत्र की सुरक्षा करना, उसके लिए बेटर तरीके से काम करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, और जिसके लिए इस ग्रुप को जो एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक बात है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो हमारा MAMSG है इसके संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन देश में समुद्री तटों और समुद्र की सुरक्षा के लिए 26/11 हमले के तुरंत बाद किया गया था।
अब देखिए कई बार लगता है कि हाँ 26/11 के हमलों में इस तरह की बात कही जाती है और बहुत सारे रिफॉर्म्स भी हुए थे, तो शायद स्टेटमेंट ठीक हो। इसी तरह यूपीएससी फंसाता है, लेकिन नहीं, एक्चुअली उसके तो 14 साल बाद नवंबर 2021 में गठन हुआ है। अभी हमने पढ़ा है तो हमें याद है, लेकिन पेपर में हम गच्चा खा जाते हैं, तो ध्यान रखिए, ठीक है। ये गलत हो गया। फिर कह रहे हैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधीन कार्यरत है, तो ये तो मैंने बताया था आपको इम्पोर्टेंट है, तो ये ठीक हो जाएगा। कौन सा सही है? केवल 2 ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमारा टॉपिक तो खत्म होता है, बट एक मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। स्नेक करके एक आइलैंड है, वो देखिए लगातार न्यूज़ में था, ठीक है। तो आप देखेंगे जो ब्लैक सी है, ठीक है, रशिया यूक्रेन के संदर्भ में इसका आया था। ब्लैक सी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये स्नेक आइलैंड पड़ता है, ठीक है। जो डेन्यूब नदी है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो डेन्यूब नदी है बेसिकली इसके मुहाने पर पड़ता है, ठीक बात है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये ब्लैक सी में तो है ही, और जो यूक्रेन है, ठीक है, जो यूक्रेन है उसका देखिए इस पर क्या है, आप कह सकते हैं प्रभुत्व है, तो यूक्रेन के संप्रभुत्व में है। रशिया ने इसको घेरा हुआ था, अभी वो लोग यहाँ से बैक ऑफ करके चले गए हैं। इसको सरपेंट आइलैंड भी बोलते हैं, जमीनी आइलैंड भी बोलते हैं। डेन्यूब नदी के मुहाने पर है, ब्लैक सी में पड़ता है। इतनी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए यहाँ पे हो गया। जो भी कोई इंपॉर्टेंट मैप हुआ करेगा वो मैं आपके लिए ऐड करके ले आया करूंगी, तो आप निश्चिंत रहिएगा। बाकी वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते करिएगा, संडे को एंजॉय कीजिएगा और अच्छी पढ़ाई कीजिएगा। मेरी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।